ये पहला कार्यक्रम आपके लिए हो रहा है, आप बच्चों के लिए हो रहा है। पहला इस महफिल में बैठे हुए बच्चे मैं 10 को भी बाई नेम नहीं जानता। अगर जानते हैं तो आदरणीय इनके गुरुदेव कोचिंग के जो अभिभावक उनके गार्जियन हैं उनके मार्फत आप आए हैं और आप कुछ लेके जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि हमारे छात्रों को, हमारे नौजवान बच्चों को, हमारे आईएएस ऑफिसर रविंद्र कुमार, आपको आप कैसे आसमान को छुएंगे, आप जिंदगी की ऊंचाई को कैसे छू पाएंगे, इसकी दिशा और दशा आपको समझाएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। प्रणाम। मैं सर से निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को खुद संचालित करें और आप लोगों का मार्गदर्शन करें। सर जी। इस विद्यालय के माननीय प्राचार्य अरविंद सर, फाउंडिंग प्रिंसिपल, प्रेजेंट प्रिंसिपल साहब, हमारे गांव से आए हुए कुछ सम्माननीय शिक्षकगण, सेल्फी विद ट्री मुहिम को पिछले कई वर्षों से चलाने वाले युवागण, हमारे यहाँ बैठे हुए कुछ अभिभावकगण, आप लोगों के अभिभावकगण, प्रिंट मीडिया से आए हुए हमारे कुछ दोस्तों एवं आज के कार्यक्रम के लिए मुख्य कड़ी हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे लिए बच्चे ही हैं, हमारे प्यारे बच्चों। जैसा कि सर ने बताया कि 1986 में आया था, तो 1 मिनट में अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए हैं वो कहेंगे। अभी मैं आते ही पूछा कि ये बच्चे कितने विद्यालय से हैं, तो मुझे बताया गया कि चौराही से लेकर 80 तक जितने कोचिंग सेंटर चलते हैं, तो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सही है। हाँ, और कुछ स्कूल के बच्चे हैं। मैं 1986 में यहाँ आया था और एक कहावत है कि पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी विशालकाय हो जाए, उसकी शाखाएँ कितनी भी लंबी हो जाएं, पोषक तत्व उसको जमीन से ही मिलता है। तो मेरे लिए तो पोषक तत्व यही विद्यालय है जहाँ से हमने अपनी शिक्षा शुरू की। तो हमें लगता है कि आज मैं जहाँ भी हूँ, हमें आज जितनी भी शक्ति है, जो भी क्षमता है, उसका पोषक तत्व इसी फाउंडिंग प्लेस से मिला है। यही वो मिट्टी है जहाँ से मुझे सारा पोषक तत्व मिला है। आप इससे समझ सकते हैं कि इस ग्रामीण परिवेश में अभी तो आज यहाँ बिल्डिंग देख रहे हैं, उस समय में ये खपड़े भी देख रहे हैं। जब मैं आया था 1986 में, तो इधर में 2 रूम छोड़कर बाकी सारी झोपड़ियाँ थी उस समय में। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं कि इस ग्रामीण परिवेश में जहाँ झोपड़ी में पढ़ाई होती है, वहाँ से अगर एक भी बच्चे, ऐसे तो यहाँ से काफ़ी बच्चे सक्सेसफुल रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, बट अगर एक भी बच्चे इस ऊंचाई तक छू सकते हैं, तो आप अपने आप से कंपेयर कर सकते हैं कि आपको अभी उससे बेहतर सुविधा मिल रही है। अच्छे टीचर मिल रहे हैं, अच्छे बिल्डिंग्स होंगे, अच्छे गाइडेंस होंगे, तो आपने वो सारी कैपेबिलिटी है। इसको मैं थोड़ा साइंटिफिक, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ज़्यादातर लोग, तो थोड़ा साइंटिफिक ढंग से जाऊँगा और ट्राई करूँगा कि सिंपल शब्दों में आपको समझा सकूँ। तो पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन 1986 में आया था नर्सरी में, फिर 1992 में मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो गया, एक ही अटेम्प्ट में हुआ था। फिर 1992 से 97 नवोदय में, हालांकि वहाँ क्लास 12 तक पढ़ाई होती है, बट मैं 10th के बाद 10th में अच्छे मार्क्स आए थे तो मैं रांची चला गया। DAV श्यामली करके वहाँ बहुत अच्छा स्कूल है,
देवी जवाहर विद्या मंदिर या मेखन नाम से, अभी आप लोग ने भी नहीं सुने होंगे। तो वहाँ से मैंने +2 की, फिर सेम ईयर में IIT में हो गया। तो IIT खड़गपुर में मुझे मिल रहा था कोई ब्रांच, बट मन लाइक नहीं था। तो फिर मैंने शिपिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, TH चाणक्य का नाम आप लोगों में से कुछ ने सुना होगा। कितने लोगों ने TH चाणक्य का नाम सुना? अच्छा, कुछ लोगों ने सुना है। ये शिपिंग होता है, मर्चेंट नेवी इसको क्रूज करने बोलते हैं, उसका बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें भी IIT एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होता है। वहाँ 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद मैंने एक यूरोपियन कंपनी में 3 साल मतलब 1999 में वहाँ दाखिला हुआ था। 2002 पास आउट हुआ। 2002 से 2009 तक मैंने जॉब किया। इसके बाद दिल्ली जाके तैयारी की और फिर 2011 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल से मैं हूँ। इसके बाद आपको बताए होंगे प्रिंसिपल साहब की 2 बार मैंने क्लाइंब किया। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आप भी देखें किस तरह की ग्रेजुअल क्लाइंब है, मतलब जो प्रोग्रेस है वो ग्रेजुअल है। एक आप पाए, फिर दूसरे की तैयारी किए, फिर आप पाए, फिर तीसरे की तैयारी करिए, ऐसे ऐसे करके आप ऊँचा उठते हैं। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ आप ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े हैं, फाइनेंशियल क्रंच रहता है, पैसे की दिक्कतें रहती हैं। फिर आपको भी लगता होगा कि हमने गांव से हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है। कुछ बच्चे दिल्ली, बैंगलोर या इधर में रांची, बोकारो, कोटा, जिसका नाम आप ज़्यादा सुनते होंगे, कोटा, बोकारो, रांची या पटना, वहाँ से पढ़ाई करते हैं, वो ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे। वो फीलिंग, क्योंकि मैं भी यहीं से आया हूँ इसी परिवेश से, तो मुझे मालूम है कि ये फीलिंग रहती है बच्चों में। तीसरा ये रहता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो चीज़ आपको रुकावटें लगती होंगी उसके बाद वो मैं आपसे शेयर करूँगा। लगता हुआ कि वहाँ पे बहुत अच्छा स्कूल है, DPS बोकारो या DAV शामली, रांची या पटना में सेंट माइकल, वहाँ से पढ़े होते तो जल्दी होता है। ऐसा होता है। अब तो यहाँ से पढ़े हैं, हमारे टीचर, वहाँ वाले टीचर कितने ब्रिलियंट होते हैं, यहाँ वाले, मतलब ये फीलिंग बच्चों में होती है कि ये 2-3-4 तरह की रुकावटें हैं। आपका अपने अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, फिर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के क्वालिटी पे थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, फिर फैमिली का फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सारी चीज़ें होते हुए जब आप सक्सेस पाते हैं तब आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होता है। और ऐसा लगता है कि IAS की तैयारी करना है, डायरेक्ट ग्रेजुएशन की IAS की तैयारी करना है। हमारे टाइम में तो थोड़ी इससे सस्ती भी थी, आजकल तो और भी महंगी हो गई है। एक कोचिंग सेंटर 70-70 हज़ार रुपये लेते हैं 4 महीने की कोचिंग के लिए। ऐसा करके लोग गिव अप कर देते हैं कि ग्रेजुएशन किया है, IAS की तैयारी करना चाह रहे हैं, फैमिली वाले इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारा भाग्य ही नहीं है IAS बनने का, ऐसा लगता है, या आप गरीब घर में पैदा हुए हैं। हर एक चीज़ का रास्ता होता है। अब मैंने अपने एग्जाम्पल इसलिए दिए कि यहाँ से नवोदय गया, वहाँ फ्री में सब कुछ रहना खाना पढ़ना होता है। फिर DAV शामली गया, फिर एक जॉब किया, पैसे कमाए, फिर तैयारियाँ की। तो मन में ये होना चाहिए कि हम अपने मेहनत के बल पे ग्रेजुअल लाइफ में ऊपर उठेंगे। ये नहीं कि आज मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं। ग्रेजुअल मेहनत करके अगर किसी के घर में कुछ भी नहीं है, मैं तो पक्का हूँ कि आपके घर में इतना तो जरूर है कि आपको प्राइवेट कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहाँ कनेक्टिविटी बुला लिया गया है। जिसके घर में कुछ भी नहीं है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे कि महाराष्ट्र में पत्थर तोड़ने का काम फादर करते थे और बेटा IAS बन गया। हमारा बैचमेट है, बिहार कैडर का है, उसकी माँ झारखंड में झाड़ू लगाती थी एक ऑफिस में, अभी वो DM है, हमारे बैचमेट हैं। बिहार में एक जिले के DM है, मैं नाम नहीं लूँगा। उनके 3 बेटे थे, तीनों का नौकरी हुआ, ये IAS बने और 2 और कुछ और। उसी में पानी पिलाने, झाड़ू लगाने का काम करती थी। और
उनकी महानता देखिए कि जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो तीनों बेटे गए वहाँ उसी ऑफिस में जहाँ मम्मी झाड़ू लगाते थे। पीएम भी गए अपने ऑफिशियल गाड़ी से, जब उनका रिटायरमेंट के बाद फंक्शन होता है उसमें। ऐसे आपको अनेकों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल आप नेट पे देखिए। और तो ये तो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। अभी एक न्यूज में रिसेंटली पढ़ रहा था कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया इसलिए कि +2 में अच्छा मार्क्स नहीं आया। आप लोगों में से जो लोग थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस रखते हैं, न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे, वो ये न्यूज़ शायद देखे होंगे। +2 के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, क्यों? क्योंकि उसको अच्छा मार्क्स नहीं आया। तो एक डीएम ने, उत्तर प्रदेश के एक डीएम ने अपना मार्कशीट डाला फेसबुक पर, नेट पर, ये मेरा मार्क्स है। इसका बहुत कम मार्क्स था, 40%, 50% ऐसा ही था। डीएम साहब का मार्क्स उस बच्चे के मार्क्स से जिसने सुसाइड की थी, आत्महत्या की थी, उससे बहुत कम था। तो इससे आपको लगता है कि कमजोर बच्चे भी बाद में जाके अच्छा कर सकते हैं। शुरू में कमजोर कोई नहीं होते हैं। कमजोर मैं बताऊं तो कमजोर लिटरली कोई भी नहीं होते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने फोकस से पढ़ाई करते हैं। क्योंकि टीचर तो सबको एक ही चीज बोलते हैं, एक ही चीज पढ़ाते हैं, और आपके फोकस पे डिपेंड करता है कि आप उसे कितना ग्रैस्प करते हैं, कितना एब्जॉर्ब करते हैं, कितना अपने दिमाग में बैठाते हैं। तो न्यूट्रल सेंस में कमजोर कोई भी नहीं होते। अगर आपको लगता है कि हम कमजोर हैं तो उससे कैसे दूर जाएंगे वो मैं बताऊंगा। अभी मैं जस्ट आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तो आप देखिए कि गरीब घर के बच्चे बनते हैं, कमजोर बच्चे बनते हैं। और जहाँ तक तीसरा मैंने प्रॉब्लम में कहा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप देखिए कि IAS IPS ऐसा जॉब है कि अभी भी ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश के बच्चे का ही सिलेक्शन होता है। इसका कारण ये भी है कि मेहनती ज़्यादा होते हैं ग्रामीण परिवेश के बच्चे। ये तो सब लोग जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों का ज़्यादा होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोग दिल्ली में जाके तैयारी करते हैं, क्योंकि IAS की ट्रेनिंग का कोचिंग का सेंटर मेनगढ़ दिल्ली माना जाता है। एक एक गांव के बच्चे का आज भी सिलेक्शन होता है और उनको अच्छा मार्क्स मिलता है। क्योंकि अब क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ इस एग्जाम पे फोकस करूँगा। उसी पैटर्न में सारे एग्जाम की तैयारी होती है। अभी दिल्ली में इतने कोचिंग सेंटर खुल गए हैं। आंसर लिखने में तो जो कॉपी चेक करने वाले रहते हैं वो कॉपी देख के बता देते हैं कि ये दिल्ली में तैयारी किया है, कोचिंग सेंटर का है। तो सेम आंसर 3-4 आंसर पेपर में आए तो पकड़ लेते हैं, तो उनका मार्किंग एवरेज मार्किंग हो जाता है। वहीं पे अगर एक आंसर थोड़ा सा अलग है, उनको लगता है कि नहीं ये बच्चा मतलब अपने से पढ़ाई करके अपने से लिखा है, कोचिंग में रटाया हुआ नहीं लिखा है, उसको हाई मार्क्स मिलता है। तो अपने से तैयारी करने वाले जो लोग रिमोट एरिया में तैयारी करते हैं उनको अच्छा मार्क्स मिलता है, उनको अच्छा रैंक मिलता है और उनको अच्छा सर्विस मिलता है। IAS का एक अलग एग्जाम नहीं होता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम उसको बोलते हैं। उसमें 24 टाइप के सर्विस मिलते हैं। IAS IPS रेलवे में आप देखते हैं ऑडिट करने वाले होते हैं, इस तरीके से मतलब और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं। तो 24 तरह के सर्विस मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना हाई मार्क्स आया है, उसके अनुसार सर्विस मिलता है। फिर अगर आप बिहार के हैं, बिहार में पोस्टिंग चाहते हैं, आपको मन करता है बेगूसराय के हैं, समस्तीपुर का DM बन के आए, तो और थोड़ा और हाई मार्क्स चाहिए, उसको होम कैडर बोलते हैं। आपका घर जिस राज्य में है वो स्टेट आपको मिलता है। तो ये तभी होगा जब आप स्वयं से मेहनत करके बनेंगे। और आप देखिए कि कोचिंग सेंटर वालों को आजकल आपको लगता होगा कि वो भाग्यवान है। मैं बोल रहा हूँ कि आप भाग्यवान हैं।
क्योंकि आप कोचिंग सेंटर में अपने तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा गाइडेंस जरूर चाहिए। कोचिंग सेंटर में जाकर थोड़ा गुड गाइडेंस मिल जाता है, क्योंकि वहाँ वर्षों के से लोग वही चीज़ पढ़ा रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम इकोनॉमिकली वीकर घर से हैं, या हम गांव में पढ़ते हैं, या पढ़ने में अभी कमजोर हैं। आप देखिए कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिए कैसे कैसे, कि जो महाराष्ट्र में जिसके पापा पत्थर तोड़ते थे वो IAS बन गया। मैं उसका एग्जाम्पल क्यों दिया, और हमारे जैसे हजारों लोग उनका एग्जाम्पल देते होंगे, क्योंकि वो एक विकट स्थिति से उनको सफलता मिली है। जब आपको विकट स्थिति से सफलता मिलेगी तो डिग्री ऑफ जो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होता है वो अलग ही होगा, लोग भी आपको उतने जानेंगे। अब आप हिमालय का ही देखिए, तो हिमालय काफी सारे लोग कहते हैं, जो लोग उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में या सिक्किम में जन्म लेते हैं, दार्जिलिंग में, वो तो माउंटेन में ही जन्म लेते हैं, वो चढ़ रेट वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि ये स्पेशली एवरेस्ट बड़ा अचीवमेंट है, फर्क पड़ता है। बट जब आप प्लेन में गंगा की जो ये प्लेन है, मैदानी क्षेत्र है, यहाँ जन्म लेके अगर आप वो काम करते हैं तो ज़्यादा आपको रिकॉग्निशन मिलता है। और रिकॉग्निशन के लिए तो मैं नहीं चढ़ाई करता, सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो अगर आप विकट स्थिति में हैं तो उसको अभिशाप न मान के वरदान मानिए। वरदान मानिए ये कि मैं अगर इस स्थिति से ऊपर उठा तो हमारा भी सेंस ऑफ अचीवमेंट, हमारे चाहने वालों के मन में फीलिंग ऑफ प्राउड, और दुनिया भी आपको उसी तरीके से रिकॉग्नाइज करेगी। अब इतने कुछ एग्जाम्पल हजारों हैं, मैं यहाँ को मतलब दिन भर ऐसा बोलता रहा हूँ, लेकिन कुछ एग्जाम्पल देने के बाद मैं अब आऊँगा कि कैसे आप तैयारी करें, किस तरीके से आप करें कि क्विक सक्सेस मिले। तो अब मैं साइंटिफिक थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि कैसे साइंटिफिकली इसको पुराने रिसर्च हैं, हजारों साल के रिसर्च हैं, आज के जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इसका क्या रिसर्च है, योग का क्या रिसर्च है, इस सब का जो सार तत्व है वो मैं आपको एकदम ब्रीफ में बताऊंगा, और उसको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब आप मान लिया जाए कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुनते होंगे टीवी पे, और सुने होंगे आप लोगों ने, सब ने, किसने नहीं सुना है प्रधानमंत्री जी का भाषण, उनको बोलते हुए नहीं देखा है टीवी पे, ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए, सबने सुना है। अब आप अभी उस सीन को याद कीजिए कि प्रधानमंत्री जी को भाषण देते हुए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, उनका वो चित्र आता है, या वो बोल रहे हैं भाइयों एवं बहनों वो आता है, या कुछ और आता है? पहले चित्र। मैं बच्चों से सुनना चाहता हूँ जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? उनकी तस्वीर आती है, या उनका बोला हुआ वाक्य आता है, क्या आता है? बताइए, आप लोग बताइए। बोला हुआ वाक्य आता है, तस्वीर आता है। तस्वीर के पक्ष में कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाइए, और वो गिराइए। बोला हुआ वाक्य के पक्ष में उतने ही है, थोड़ा कम है। साइंटिफिकली प्रूव ये है कि आप किसी भी चीज को याद करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी का भाषण रिकॉल करते हो, या आप कोई मिठाई खाए हो, उसको कैसे खाने का मन होता है उसको याद करते हो, तो स्वाद मिठाई का बाद में फील करते हैं। सबसे पहले लड्डू दिखता है, वो लड्डू खा रहे हैं, या प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिखता है मंच पे कि प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। इसके बाद उसमें मेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का डिफरेंस होता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों की बात है, सेंस की बात है। बट सबसे पहले चित्र आता है। क्यों? ये साइंटिफिकली बायोलॉजिकली प्रूव्ड है कि चित्र इसलिए आता है कि वो देखने से संबंध है। लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, जानते हैं, लाइट का स्पीड काफी ज्यादा होता है, साउंड का स्पीड बहुत कम है।
मैं क्वांटिफाई नहीं करूँगा 3 लाख किलोमीटर पर आवर या 1500 मीटर पर सेकेंड पर आवर नहीं, तो बहुत डिफरेंस है। तो सबसे पहले चित्र आता है, और वो चित्र आपके दिमाग को कैसे अफेक्ट करता है। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास में 40 बच्चे हैं, 2-3 बच्चों का हमेशा हाईएस्ट मार्क्स आ रहा है, आपका 20 रैंक के बाद आ रहा है, तो आपके दिमाग में कभी कभी चित्र आ रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, उसके बाद रिजल्ट आया है, उन तीनों का हो गया है, उसके मम्मी पापा खुश हैं, हमारा लटक गया है, हमारे घर में मायूसी है। इस तरह का चित्र कभी कभी आता है, बिल्कुल आता है। ये चित्र आपके लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है, इसके बारे में जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो +2 कितने लोग कर चुके हैं, इसमें जरा हाथ खड़ा कीजिए। इंटर, अच्छा, तो ओके, हमें लगता है 25% लोग कर चुके हैं। और 10th कितने लोग कर चुके हैं? ओके, ठीक है। तो मैं 25% को लेके चलता हूं। आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत है, टेक्निकली नहीं जाऊंगा, बट वो बोलता है कि मास और एनर्जी रिकन्वर्टेबल है, नहीं, ऊर्जा और पदार्थ एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। ये जो आप ऊर्जा का चित्र बनाते हैं दिमाग के पटल पे, वो कल को पदार्थ में चेंज हो जाता है। बस इतना बोलूंगा। अब इसके बारे में ज़्यादा टेक्निकली जाना थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। मैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का रिसर्च बताता हूँ। वहाँ पे ऐसे ही जैसे दो तरफ आप लोग बैठे हुए हैं, वैसे ही 2 ग्रुप स्टूडेंट का बुलाया गया, और एक ग्रुप को बोला गया कि तुम पियानो बजाओ। पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, कुछ लोग जानते होंगे। और एक को बताया गया दूसरे कमरे में ले जाकर कि आप बजाओ मत, केवल मन में इमेजिनेशन करो कि हम बजा रहे हैं 5 उंगलियों से। तो डेली दोनों का 2 आवर्स का सेशन होता था, एक एक्चुअल में बजाते थे और एक अपना इमेजिनेशन करते रहते थे कि हम बजा रहे हैं। तो 1 सप्ताह के बाद दोनों का एवरीडे, इनफैक्ट जो है न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, उसको न्यूरो साइंटिस्ट बोला जाता है, न्यूरो सर्जन, न्यूरो साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं ब्रेन पे, तो न्यूरो साइंटिस्ट। वो डेली दोनों ग्रुप के बच्चों का दिमाग का परीक्षण करते थे मशीन पे। तो 1 सप्ताह के बाद ये रिजल्ट आया कि जो बच्चे केवल इमेजिन कर रहे हैं और जो एक्चुअल में बजा रहे हैं, दोनों के दिमाग में सेम चेंज है। उससे इस निष्कर्ष पे आए कि आप चाहे भविष्य के बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं, भविष्य के बारे में एग्जाम का रिजल्ट तो आया नहीं है, आप अभी से इमेजिनेशन कर रहे हैं कि हमारा नहीं हुआ है, उसका हो गया है, वो और जो एक्चुअल में हुआ है, पियानो बजा रहा है, दोनों को दिमाग एक ही तरीके से लेता है, मतलब रियल लेता है। एक पियानो बजा रहे हैं, उसके भी दिमाग में वही चल रहा है, मोटर कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। और जो टेक्निक होता है उसको ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक टेक्निक बोलते हैं, TMS टेक्निक। आप न्यूज पे पढ़ सकते हैं, हमने अपने बुक में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो उससे वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पे आए कि हमारा दिमाग कुछ भी काल्पनिक हो या एक्चुअल हो, दोनों को एक ही तरीके से लेता है। मतलब जब आप ये इमेजिन करते हैं कि हमारा एग्जाम में नहीं हुआ है और जो 1st, 2nd, 3rd आ रहे हैं उनका हो गया है, तो आपका दिमाग इसको बिलीव कर लेता है कि ये सही में हो चुका है। आपने देखा पियानो वाले एक्सपेरिमेंट में, उसी तरीके से आपका दिमाग ये ले लेता है कि ये हो चुका है, रियल में ऐसा हुआ है, कि आपका नहीं हुआ है और उन तीनों बच्चों का हो गया है। तब आप देखिए जो दिमाग के स्क्रीन पे आप सिमुलेट आते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ये सही बात है। तो इसलिए बहुत ज्यादा लाइफ में नेगेटिव चीजें कि हमारा परिवार गरीब है तो हमें पैसे नहीं होंगे एजुकेशन के, या हम पढ़ने में कमजोर हैं तो कल को उनका सिलेक्शन हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, या हमारा स्कूल या टीचर उतने अच्छे नहीं हैं जो बोकारो में के अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ने वालों के होते हैं। तो ये ऐसा होता है। मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। ये तो आपको लगता होगा कि ठीक है, हार्डवर्ड में को होगा, हम क्या देखने गए हैं, ऐसा तो सोच सकते हैं। आप सर्कस में जाइए, और सर्कस में जाइए, गर्मी लगती रहेगी, क्योंकि मैं अभी हिमालय से आया हूँ, वहाँ -50 डिग्री था, यहाँ लगभग +45 +40 है।
तो ये ट्रांजिशन में गर्मी लगती है। बट जिस काम पे फोकस करते हैं उस पर करने से फिर गर्मी का उतना फील नहीं होता है, हालांकि पसीना आएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप किसी सर्कस में जाइए और चाइल्ड एलिफेंट को देखिए, छोटे हाथी को। बच्चा हाथी होता है, आप उसको देखिए कि एकदम लोहे के स्टिकर में जकड़ा हुआ रहता है और वो तोड़ने की कोशिश करते रहता है। अगर नहीं देखें तो उसको जाके आप देखिए, फिर आपको बिलीव होगा कि जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का रिसर्च है वो सही है, या जो आप सोचते हैं कि हमारा एग्जाम में नहीं हुआ है उनका हुआ है वो सही है। वो मोटे स्टिकर में जकड़ा रहता है। किसी ने देखा है ऐसा? किसने देखा है? एक ने देखा। तो चाइल्ड एलिफेंट उस स्टिकर को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि मोटा चेन है, लोहे का चेन है। और चाइल्ड एलिफेंट जो बच्चा हाथी होता है, छोटा हाथी, उसमें शायद उतनी ताकत नहीं होती है। वही अब बड़ा हाथी को देखिए, बड़ा हाथी का भी स्टिकर में नहीं जकड़ा रहता है, विशालकाय हाथी, पैर में एक रस्सी लगी रहती है। आप लोग जाके एक्चुअल में इसको कहीं मौका मिले तो देखिए। और बड़ा हाथी उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करता है। तोड़ सकता है कि नहीं? बिल्कुल तोड़ सकता है। वो इसलिए तोड़ने की कोशिश नहीं करता है कि बचपन में उन्होंने ऑलरेडी बहुत कोशिश की है वो लोहा का स्टिकर तोड़ने की, वो नहीं तोड़ पाते हैं। तो उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि जो हमारे पैर में जो लगी हुई है उसको नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि बचपन से आदत पड़ गई है। हालांकि उस रस्सी में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, बट उनके दिमाग में बिलीव बैठ गया है कि ये बहुत मजबूत है। तो आप देखिए कि दिमाग में जो आप बैठा लेते हैं कि हमारा परिवार कमजोर है, या हम पढ़ने में कमजोर है, या स्कूल अच्छा नहीं है, उस मीट को आप तोड़ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। मैं भी इसी परिवेश से हूँ। आप न्यूज के जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिए थे कि पत्थर तोड़ने वाले का बेटा बन गया, या बिहार कैडर के झाड़ू लगाने वाले का बेटा बन गया, इन लोगों ने इस मीट को तोड़ा है। क्योंकि सच्चाई वही है जो उन्होंने किया है। आप अंधेरे में, तो आपको उजाले में आने की जरूरत है, उस मीट से बाहर आने की जरूरत है। जरूरत यह है कि आपके अंदर शक्ति है, शक्ति सबके अंदर है। क्योंकि कैसे है मैं बताऊं, जब मैं यहाँ पढ़ता था तो एकदम दूल्हा पतला कमजोर था, अक्सर बीमार पड़ता था, फीवर लगता है, बहुत कमजोर था। क्लास में भी कुछ मोटे छात्र थे, मैं बहुत कमजोर था। हमारे सर हैं यहाँ पे, वो आपको बता सकते हैं बाद में। फिर नवोदय में गया तो वहाँ भी पढ़ाई पे फोकस था, क्योंकि पहले तो यहाँ लोग बोलते हैं कि नौकरी पाओ, अच्छा नौकरी पाओ, तो पढ़ाई पे ज्यादा फोकस था, तो वहाँ भी फिजिकली कमजोर था। फिर रांची गया, वहाँ भी पढ़ाई की पहले अच्छा नौकरी करना है, IIT निकालना है, तो IIT भी निकल गया फर्स्ट ईयर में। तब जब PS आने किया गया तब मतलब वहाँ की जरूरत थी, क्योंकि जब आप शिफ्ट के काम करते हैं तो वहाँ पे एकोमोडेशन बहुत 7-8 मंजिला होता है और लिफ्ट नहीं होता है, तो आप वो ऊपर नीचे जाते हैं। फिर से थोड़ा फिजिकल काम भी होता है, इमरजेंसी भी होता है। आप कुछ ऐसे मूवी देखे होंगे समुद्र से रिलेटेड, तो तूफान आते हैं, वहाँ पे आपको मजबूत रहना है। तो हमसे बोला गया कि अब केवल पढ़ाई से नहीं काम चलेगा, थोड़ा फिजिकली भी आपको मजबूत होना पड़ेगा। तब तक तो नौकरी पक्की हो गई थी। तब हमने शुरू किया फिजिकल वर्क, और फिर थोड़ा सा रनिंग करना या जिम जाना या खेलना वो शुरू हुआ। तो फिर वहाँ से फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ता गया, और फिर 7-8 साल उधर में सिर पे काम किया। उस समय तो वो चूंकि छोटा होता है, वहाँ पे रनिंग करने का जगह नहीं है, बट वही है, जहाँ चाह वहाँ रहा। किसी चीज को अगर आप दिल से पाना चाहते हैं, एक ब्राजीलियन बहुत ही बड़े ऑथर और राइटर हैं पाउलो कोएल्हो, जो लोग हमें लगता है साहित्य में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्होंने बोला इफ यू रियली वांट टू अचीव एनीथिंग देन द होल वर्ल्ड कंस्पायर्स यू टू अचीव इट। मतलब किसी चीज को आप दिल से चाहते हैं तो सारी कायनात जो है आपको वो अचीव करने में मदद करती है। दिल से चाहते हैं, फिर शो ऑफ नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे मैंने देखा है कि बहुत सारे दिल्ली में रहते हैं, एवरी मंथ मम्मी पापा से पैसा ठग के लाते हैं, ये कि ये कोचिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट दिल से नहीं करते हैं। वो बच्चे वही है कि 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल से तैयारी करते रहते हैं, एवरी ईयर PT देते हैं, मेंस देते हैं, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो या RBI का एग्जाम हो या स्टेट PCS का एग्जाम हो या UPSC का एग्जाम हो, सालों साल देते रहते हैं।
पेरेंट्स से पैसे ठगते रहते हैं। वो आप पेरेंट्स से पैसे नहीं ठग रहे हैं, आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। क्यों? ऐसा है ना। तो किसी चीज को आप दिल से चाहते हैं तो मंत्र ये है कि आप तहे दिल से तैयारियां कीजिए। अगर एक ही घंटे पढ़ते हैं तो मन से पढ़िए। ये नहीं कि पेरेंट को दिखाने के लिए उनको उनके सेटिस्फेक्शन के लिए 2-2 घंटा बैठे हुए हैं, दिन में खेल रहे हैं, रात में जब सब सो जाए तो आधा नींद आ रहा है और चाहे बल्ब की रोशनी हो या लालटेन हो, बैठे हुए हैं जबरदस्ती। शो ऑफ बिल्कुल नहीं करना है और उस समय पढ़ना है जिस समय आपका दिमाग एकदम फ्रेश है, शरीर और दिमाग बिल्कुल फ्रेश है। वो समय या तो मॉर्निंग टाइम है या अर्ली मॉर्निंग टाइम है। तो शाम तक तो आप थक जाते हैं, शाम तक स्कूल जाएं, कोचिंग जाएं या किसी और घरेलू कार्य से जाएं, थक जाएं। जब दिमाग थक जाता है, थकने के बाद एफिशिएंसी कम हो जाती है। टाइम ऑफ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आदत पड़ जाती है लोगों को कि 12 बजे रात के बाद, आज तक मैं 12 बजे कभी नहीं पढ़ा। इधर बचपन में तो 8-9 बजे ही नींद आ जाता था, नवोदय में भी 10 बजे तक सो जाता था। इवन IAS की तैयारी के समय 10 बजे तक मैं सो जाता था, मॉर्निंग में जगता था। योग भी ये बोलता है कि मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में आपका दिमाग बहुत शार्प रहता है, बहुत तेज रहता है, एफिशिएंसी ज्यादा रहती है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट आपको नहीं बता रहा हूँ कि सुबह ही पढ़ना है। आप अपना कन्वीनियंट देखिए कि जिस समय आपका दिमाग अच्छा काम करे, एफिशिएंट रहे, उस समय कम समय में ज्यादा फोकस देकर। पढ़ाई एक पूजा है, पूजा की तरह है। जैसे आप भगवान का ध्यान लगाते हैं, उस ध्यान के साथ आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जितना भी पढ़ सकते हैं उतना ही देर पढ़िए। लेकिन जितना देर पढ़े हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। रिवीजन का शेड्यूल है कि पढ़ाई कीजिए तो उसको ऐसे नहीं कि पूरा किताब पढ़ते जा रहे हैं, पीछे से भूलते जा रहे हैं। पूरा सप्ताह 15 दिन में भले आगे का पढ़ाई हो ना हो, बट जो एक बार जिसपे इन्वेस्ट कर दिया अपना समय, उसको छोड़ना नहीं है या उसको रिवाइज करके दिमाग में तरोताजा रखना। एक व्यापारी को आप देखें, जिस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो उससे प्रॉफिट कमाए बिना छोड़ता नहीं। सही बात है। तो आप अपना बहुमूल्य समय, बहुमूल्य एनर्जी जिस चैप्टर को दे दिए, उसको फिर बाद में क्यों लूज करते हैं भूल कर। 15 दिन, 1 सप्ताह, महीना, दिन आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, उसको रिवाइज करते रहिए। इतना ही नहीं, जो पढ़ लिए उसको थोड़ा अपने आप का एग्जाम दीजिए कि वो हमने सही पढ़ा है कि नहीं। क्वेश्चन बैंक देखिए, किसी भी एग्जाम का हो, बैंकिंग हो, RBI हो, टीचर हो, कुछ भी कोई भी एग्जाम हो, उसका क्वेश्चन बैंक खरीदिए, वो क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कि आपने जो पढ़ा है वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं। अब वो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो कि सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं, तो वहाँ पे टीचर का रोल आता है। आजकल तो मॉडल आंसर बैंक भी आने लगे हैं, बट उनकी क्वालिटी वेरी करती है। वहाँ पे टीचर का रोल आता है। तो वहाँ टीचर से पूछिए कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये सही है। अब ये ठीक है, ये आप मेहनत कर रहे हैं, ये सब लोग करते हैं। अब इसको पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से कैसे इनहैंस किया जाए, वो मैं जो आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी को याद करते हैं तो दिमाग के चलचित्र पे आता है। जब आप मन से पूजा करते हैं, भगवान से मानते हैं, भगवान मैं मन से पूजा कर रहा हूँ, मुझे कुछ फल दो। इसी तरीके से जब आप मन से पढ़ाई करते हैं, ये आप अपने अंदर बैठे भगवान को ये भी मेहनत मैं सही में कर रहा हूँ और अब मेरा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन वाले चित्र को अपने दिमाग के पटल पे लाइए। कभी भी फेलियर वाले चित्र को मत लाइए। फेलियर वाले चित्र को आपके अंदर कॉन्फिडेंस वो होना चाहिए कि चाहे वो मतलब एक करोड़पति का बेटा दिल्ली में इसी रूम में बैठ के पढ़ रहा है या मैं पढ़ रहा हूँ, मेहनत दोनों बराबर कर रहे हैं और भगवान के घर में सब बराबर होता है, राइट। तो वो जो मेहनत कर रहा है उसको हो सकता है कि वो सरकारी से क्लास जाता होगा, उसको पढ़ाने के लिए इंडिया के बेस्ट कॉलेज के लोग आते होंगे, बट मेहनत वो भी कर रहा है और मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, फल दोनों को बराबर मिलेगा। ऐसा आपको विश्वास होना चाहिए कि भगवान भी कहीं, चाहे वो अपने अंदर का भगवान हो। साइंटिफिकली मैं उसको सबकॉन्शियस माइंड बोलता हूँ, बट मैं टेक्निकल नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिसमें आपको पूरा समझ में आए वही बोलना चाहिए।
आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप दिल से मेहनत कर रहे हैं, सही ढंग से मेहनत कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन होगा। तो दिमाग के पटल पे हमेशा वो लाना चाहिए कि नहीं सिलेक्शन होगा मेरा, मैं मेहनत कर रहा हूँ। इंडिया में कितने माउंटेनियर जाते हैं, लौट के आ जाते हैं, और मैं तो बचपन बहुत कमजोर था। जब तैयारी अभी फिर 2013 में चला था, क्लाइंब किया था एवरेस्ट, उस समय मेहनत करके एकदम फिट हो गया था। फिर बीच में डिस्ट्रिक्ट में CDO या इधर में क्या बोलते हैं ADC डेवलपमेंट, ADC बोलते हैं बिहार में, हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से। उस समय केवल कुर्सी का जॉब रहता है। फिर ड्रीम बना, उस समय तो गाड़ी घर से निकलिए, गाड़ी में वहाँ से ऑफिस जाइए, मतलब चलने का भी मौका नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत फील्ड इंस्पेक्शन में आप चल सकते हैं। तो ऑब्वियस करके दिन भर बैठ के कलम चलाते हैं, खाना खाते हैं तो बॉडी भारी हो जाता है। मैं तो 89 किलो का हो गया था, बहुत मोटा था या बीच में जब 2 साल पहले गेम था फरुखाबाद में यूपी में। अब हमें लगे कि मतलब यहाँ पे जब आप उसके बाद अगर आप फिर से एवरेस्ट चढ़ने का सोचते हैं, जब आपको सालों साल आदत नहीं है पैदल भी चलने का और सडनली आपने ठान लिया कि हमें एवरेस्ट चढ़ना है, तो यही पे 2 मेंटालिटी है। एक होता है कि अरे जो प्रोफेशनल माउंटेनियर हैं उनका सालों भर का वही काम है कि इस माउंटेन से वो माउंटेन, वो माउंटेन, या जो लोग आर्मी में रहते हैं, आर्मी वाले अक्सर जाते हैं क्लाइंब करने, तो आर्मी वाले तो दिन रात फिट रहते हैं डिफेंस में, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, उनको दिन रात वही काम करना है, दौड़ना है, वेट लिफ्टिंग करनी है और ड्यूटी करना है। तो हमारे मन में ये भी आ सकता था। तीसरा ग्रुप देखिए कि शेरपा का होता है, जो लोग माउंटेन में ही जन्म लिए हैं, वो तो वहीं पे जन्म लिए हैं, तो वो हमसे ज़्यादा बलशाली होंगे। तो हमारे दिमाग में ये भी आ सकता था हम कहाँ मोटे ताजे जिनको चलने का भी आदत नहीं है, और वहाँ वो लोग उनका दिन रात का यही काम है, तो वो क्लाइंब करेंगे हम नहीं करेंगे। ऐसा आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल आ सकता है, किसी को डाउट है कि नहीं आ सकता। लेकिन एक विश्वास होता है मन में। फिर मैंने दौड़ना शुरू किया, जॉगिंग शुरू किया, इस तरीके से ट्रैकिंग शुरू किया, और मेरे मन में पूरा विश्वास था कि ठीक है ऐसा करके ग्रेजुअली जैसे पूल में हुआ है वैसे हो जाएगा। ये विश्वास आपको होना चाहिए। मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया। अभी 89 से घर के मेरा 70 किलो वेट हो गया दौड़ के मेहनत करके। बट इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो विश्वास, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, जो आपके दिमाग के चलचित्र पे जो फ्यूचर सिनेरियो आप इमेजिन करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब सक्सेस का होना चाहिए। सक्सेस किसी भी चीज में हो, बिजनेस में हो, पढ़ाई में हो, एवरीथिंग में। जब आप वो चलचित्र लाते हैं दिमाग पे, बार बार चलाते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो रहा है, इसके बाद जो डॉक्टर बनना चाहते हो, कहते हैं सिलेक्शन हो गया है, MBBS कॉलेज में गए, MBBS डिग्री लेके आए, इसके बाद अच्छा प्रैक्टिस चल रहा है, तो आपका दिमाग, जैसे मैंने बताया पियानो एक्सपेरिमेंट बोला कि हार्वर्ड, अमेरिका का उतना बड़ा हार्वर्ड मेडिकल स्कूल दुनिया में प्रसिद्ध है। जैसा मैंने बताया कि जो लोग इमेजिन कर रहा था पियानो बजा रहे हैं, उसके दिमाग में भी वही चेंज हुआ, और जो लोग सही में बजा रहा था उसके दिमाग में। इसी तरीके से जब आप मेहनत के साथ वो इमेजिनेशन करते हैं तो आपका दिमाग ये एक्सेप्ट कर लेता है कि जब आप ये सोचते हैं कि मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, सिलेक्शन हुआ है, तो आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है कि आप डॉक्टर बन गए, और वो बायोलॉजिकल चेंज लाता है, बायोलॉजिकल चेंज लाता है। उससे आपका पढ़ाई में फिर इंटरेस्ट और बढ़ता है, एफिशिएंसी और बढ़ती है। तो ये जो गोल चक्कर बोलते हैं ना, वो है रिसाइकलिंग प्रोसेस है। एक अच्छा हुआ, दूसरा अच्छा हुआ, तीसरा हुआ, वो पूरा एक चक्र चल जाता है। वही अगर आप ये सोचते हैं कि अरे मतलब अभी तो कोटा में इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में आकाश इंस्टीट्यूट है, मैं मेडिकल का एग्जाम्पल देता हूँ, आकाश इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके टीचर अच्छे हैं, अब मेरा होगा कि नहीं होगा, कोशिश तो कर रहे हैं, तो फिर आपका दिमाग वही होगा कि नहीं होगा वाले में अगर ज्यादा सोचते हैं नहीं होगा, तो आपका दिमाग ये एक्सेप्ट कर लेता है पहले ही कि नहीं हुआ है। अब वो आपका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वैसा ही कर देता है कि नहीं हुआ है, मतलब आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता जाएगा। इस पर बहुत अच्छा साइंटिफिक रिसर्च है कि वैसा ही होता है, और ये आप आंख मूंद के ये विश्वास कर लीजिए कि ये ऐसा होता ही है। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो 101,001% सही है, ऐसा ही होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस यही है, ऐसा ही होता है। अब ये साइंटिफिकली जो लोग
आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को अच्छे से पढ़े होंगे, वो समझते हैं कि जो आप सोचते हैं, जो ये ऊर्जा है वो मास में कन्वर्ट हो सकता है। ये साइंस भी बोला है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बोला है, रशिया का सैन प्रयोगशाला में ये रिसर्च हुई है, योगा बोलता है, काफी सारे बुक हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, इस तरीके के बहुत सारे बुक हैं जो बोलता है हमारा शरीर ये अणु का बना हुआ है। लास्ट में जिनका साइंस बैकग्राउंड होगा उनको मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जो आप अणु परमाणु को जाइए एटम के अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन को, तो वो ऊर्जा जैसा दिखता है, कोई ऐसा पार्टिकल नहीं। ये हमारा पूरा शरीर ऊर्जा का ही बना है, इसलिए जब आप अच्छा ऊर्जा अच्छा चित्र लाते हैं तो वो फिर वो भी ऊर्जा है, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ऊर्जा है, जो दोनों एक्सचेंज होता है, बाद में आपका ड्रीम रियलाइज होता है। अब इसको आपको अब आप ये भी बोल सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो मैं इमेजिन करता रहूँ और सक्सेस पा जाऊँ, ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर ऊर्जा मांस को बदलती है तो मैं सोया रहूँ और इमेजिन करूँ कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। वो इसलिए नहीं होगा कि जो थॉट है वो मेजर थॉट होना चाहिए। ये नहीं कि 1 घंटा ये सोचे और आधा घंटा ये सोचे, तो फिर दोनों क्लैश कर जाएगा। जब आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। आप इमेजिन करेंगे दिमाग पे, बट वो खोखला लगेगा, आपको लगेगा कि अच्छा हम ऐसा कर तो रहे हैं लेकिन दूसरे क्षण आया तो हम पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे, कैसे होगा, नहीं होगा। अगर आपने वो क्षमता है कि आप हमेशा पॉजिटिव विजुअलाइजेशन को मेंटेन कर सके तो वो भी होगा, बट ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं है। इसलिए पार्ट 1 आप फिजिकली मेहनत करें, पढ़ाई करें, पार्ट 2 पॉजिटिव विजुअलाइजेशन रखें। ये हमेशा दिमाग से अच्छी चीजों को लाएं। बीच में हो सकता है कि फर्स्ट टेस्ट ना हो, उसे लूज ना करें अपना इंटरेस्ट। आप देखिए अब्दुल कलाम है, उनका जब शायद एरोस्पेस इंजीनियरिंग था, उसमें उनका सिलेक्शन होना था तो नहीं हुआ था। 8 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना था, उनका 9 मार्क था, ऐसा ही कुछ है। और फिर बट उन्होंने एक नॉन सिलेक्शन के कारण, एक फेलियर के कारण उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ा। अब्दुल कलाम को सब लोग जानते हैं, यहाँ के मिसाइल मैन प्रेसिडेंट, जिनका एरोस्पेस इंजीनियरिंग में नहीं हुआ वो बाद में मिसाइल मैन बन गए, कितने बड़े बड़े मिसाइल बनाए। बिलीफ आपका कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। मोटिवेशन हमेशा इंटरनल फैक्टर से होता है, एक्सटर्नल से नहीं होता है। एक्सटर्नल फैक्टर है बाय कारक हिंदी में बोलेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर है फाइनेंशियल क्राइसिस, आपका जो टीचिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी, टीचर की क्वालिटी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग, ये सब। इंटरनल फैक्टर है योर ओन बिलीफ और जो आप इमेजिन करते हैं, आपका पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। इतना बोल के हमें लगता है कि जो मूल सार तत्व है, 2 चीज मैंने आपको बता दिया है कि एक्सटर्नल फैक्टर से डिस्करेज ना हो, मन से मेहनत करें और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन रखें। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन को जो लोग और साइंटिफिकली समझना चाहते हैं, हमारे बुक में अच्छे से एक्सप्लेन है, क्योंकि अभी एक और जगह जाना है और धूप भी हो रही है तो ज़्यादा समय नहीं होगा। अब मैं चाहूँगा कि आप लोगों के पास अगर कुछ क्वेश्चन है वो पूछ लें। दूसरे के क्वेश्चन को सुनना है, वो क्वेश्चन रिपीट नहीं हो। एक आदमी पूछता है तो दूसरा आदमी फिर सेम क्वेश्चन नहीं पूछे, दूसरा क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन आंसर आप लोग पूछें कि गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम ज्योति राज है, मैं 2nd ईयर की स्टूडेंट और मैं इंग्लिश ऑनर्स है। जो आपको पसंद है और आपको जीवन में एक भी काम करना नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये कहना चाहा है कि आपको जो पसंद आता है, अगर आप वो काम करते हैं तो आपका मन रम जाता है और आपको ऐसा नहीं लगता है, बोरिंग नहीं लगता है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं ये काम जबरदस्ती कर रहा हूँ। जैसे अगर आप सुन रहे होंगे ध्यान से तो कैसे समय निकल गया उसका पता नहीं लगता है, और वही बोरिंग लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रहा है, तो फिर थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, नींद जैसा आने लगता है, बोरिंग लगने लगता है। इसी तरीके से ऑप्शनल जो आपने पूछा है, इसका बेस्ट मापदंड यह है कि मैं कोई भी ऑप्शनल आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। +2 की NCERT की किताब इंग्लिश में अवेलेबल है, शायद हिंदी में भी है, आप देख लें। हाँ, दोनों है। उसके
पहले आप 3-4 सब्जेक्ट जो आपको मन है वो सेलेक्ट करें, फिर एनसीईआरटी की बुक इंटरनेट पे फ्री में डाउनलोड के लिए अवेलेबल है या खरीद भी सकते हैं। सारे बुक को थोड़ा थोड़ा पढ़ें और आप देखें कि किसमें आपको बोरिंग लगने लगता है और किसमें आनंद आता है पढ़ने में, अच्छा लगता है, उत्सुकता बढ़ती है कि आगे क्या है आगे क्या है। जैसे मूवी भी देखते जाते हैं, बोरिंग लगता है तो फिर मन चढ़ जाता है और अच्छे थ्रिलिंग मूवी में समय निकल जाता है। इसी तरीके से जब आप जिस सब्जेक्ट में आपको लगेगा कि आगे क्या होगा, कुछ और जानना चाहिए, उत्सुकता बढ़ती है रिलेटिवली। अब बच्चों को बोलो पढ़ाई करने तो कुछ भी पढ़ने में मन नहीं रहेगा, लगेगा कि चलो खेलने चलते हैं, बट रिलेटिवली जिसमें आपको ज़्यादा आनंद आता है वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट जरूर हैं, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है। उसमें या तो परफेक्शन चाहिए या जीरो हो जाते हैं, बीच वाले नहीं होते हैं। इसका ट्रैक रिकॉर्ड ये बोलता है या तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं 400 के अबव या बिल्कुल ही कम 100-150, क्योंकि हाईली टेक्निकल है, या सही है या गलत है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप हिस्ट्री में लिखिए तो मे भी अच्छा मिलेगा तो 4-5 मिल जाएगा, लेकिन मैथ में केमिस्ट्री में गलत है तो 0 मिल जाएगा। तो हाई रिस्की सब्जेक्ट है, उसको मैं बोलूँगा कि अवॉइड करना चाहिए साइंस को। बाकी आर्ट्स सब्जेक्ट में आपको जो मन करे वो ऑप्शनल चूज कीजिए और आई एम श्योर कि उसमें आपको कंप्यूटिवली अच्छा मार्क्स आएगा। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा था, फर्स्ट ईयर में IIT हुआ था +2 के साथ, लेकिन जब मशीनरी में जॉब करने लगा तो साइंस से थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया। हालांकि नॉटिकल भी साइंस ही है, समुद्री विज्ञान, बट प्रैक्टिकल इधर का फिजिक्स केमिस्ट्री से थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया। तो मैंने फिर सोचा कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ से गवर्नमेंट सिस्टम में एंट्री करना था सर्विस के बहाने। अभी मैं गवर्नमेंट का पार्ट हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं। पहले जहाँ हम जाना चाहते हैं उस सिस्टम को तो समझें कि वहाँ है क्या। उत्सुकता बढ़ी तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया। दूसरा मैंने ज्योग्राफी लिया था, उस समय 2 ऑप्शन थे, आजकल 1 हो गया। ज्योग्राफी इसलिए कि मैं सिटिंग में पूरा दुनिया घूमा था, तो कहीं का भी देख लो तो वहाँ क्योंकि गए हैं तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट जगेगा। और पहले भी जो हमारा नॉटिकल साइंस है उसमें भी समुद्री विज्ञान में काफ़ी नवीन मेथोडोलॉजी वगैरह कराते हैं। मेथोडोलॉजी होता है वेदर का, और नीचे समुद्र के बॉटम के बारे में पढ़ाए थे, तो काफ़ी कुछ पहले से ही नॉलेज था। और क्योंकि मैं वर्ल्ड में घूम गया था तो एक डिग्री ऑफ इंटरेस्ट आवाज़ के यूनिट कर दिया। तो हल्का डिस्टर्बेंस आया था, कर दिया। कोई बात नहीं, ऐसे भी हमें लगता है आवाज़ आएगा। आवाज़ आ रहा है पीछे तक? आ रहा है, ओके। मेरा इंटरेस्ट ज्योग्राफी में था, सब बंद कर दें, आवाज़ आ रहा है मेरे साथ। ज्योग्राफी में था, चूँकि मैं दुनिया घुमा हुआ था तो मैंने ज्योग्राफी ले लिया। तो आपको वो ऑप्शनल चूज करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। दूसरा कोई? वन मोर एंड लास्ट क्वेश्चन सर, इंटरव्यू के लिए स्ट्रेटजी क्या है? बैठ। एक पहले क्वेश्चन भी बोलो। हाँ बताइए। गुड मॉर्निंग सर, मैं नीट करना चाहता हूँ। आप जोर से क्वेश्चन बोलिए कि सबको सुनाई दे, जैसे मैं बोल रहा हूँ। यहाँ आइए ना, आगे चले आइए। फ्रंट ऑफ स्टेज जोर से बोलिए कि सबको सुनाई दे। A very pleasant good morning to you and सर मैं नीट करना चाहता हूँ। नीट? यस, नीट। ओके ठीक है, बैठिए। और आजकल बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं कोटा, दिल्ली, पटना वगैरह वगैरह, बट आई वांट टू फ्रॉम माय हाउस। हाँ वेरी गुड, घर से तैयारी करना चाहते हैं। बैठिए, मैं बताता व्हाट इज द बेटर स्ट्रेटजी फॉर माय सेल्फ हूँ। बैठिए। रिगार्डिंग नीट?
पहला क्वेश्चन था यहाँ से इंटरव्यू प्रिपरेशन। किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो या और दूसरे एग्ज़ाम जिसमें इंटरव्यू लास्ट स्टेज है, सब में इंटरव्यू में देखिए जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें आपके नॉलेज का एग्जामिनेशन हो गया, नॉलेज कितना है वो यूपीएससी मेंस में ही पता लग जाता है। तो इंटरव्यू में कभी भी नॉलेज का एग्जामिनेशन नहीं होता है। यूपीएससी इंटरव्यू की बात कीजिए तो उसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि जिस पद के लिए आप जा रहे हैं उस पद के लायक आप में इंटीग्रिटी क्वालिटी है कि नहीं। हालांकि कुछ जो शुरू के क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, वो थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि आपका मेमोरी ठीक ठाक है कि नहीं, जो आपने बिल्कुल रट के मेंस क्लियर किया है या थोड़ा सा समझ भी है। स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन आपका नॉलेज चेक करेंगे, बट जैसे ही आप वो फिल्टर पास किए फिर थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाएंगे। वो देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस कि आप सिचुएशन कैसे हैंडल करते हो। कभी रैपिड फायर हो जाएगा, कभी डांट देंगे, पेशेंस देखेंगे, फिर देखेंगे वे ऑफ आंसरिंग। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप जैसे डीएम हैं, मीडिया वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो ब्रीफ में देना चाहिए, तो वो आंसर का क्वालिटी देखेंगे, फ्लो देखेंगे, आपका ये देखेंगे कि आप किस तरह से आपका अप्रोच क्या है। जैसे कुछ नेगेटिव बातें पूछ देंगे कि इस पर आपका क्या है, जिस पे जनरल ओपिनियन नेगेटिव हो, तो आपको एज ए डीएम या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर संभालना है चीज़ों को, एक न्यूट्रल आंसर देना है। तो वो सारी जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी है कि डीएम से जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो सारी क्वालिटी। वहाँ पे साइकोलॉजी भी रहते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं या उनको ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ दिए नहीं याद आ रहा है बट आई बक रहे हैं, तो ऐसे लोगों को फिर वहाँ पे थोड़ा कम मार्क्स मिलता है, डिस्करेजमेंट मिलता है। हमेशा ऑनेस्टी ज़रूरी है, नहीं आता है, नहीं याद आ रहा है, बोल दें कि सर नहीं याद आ रहा है। जो आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, अप्रोच है, वो पॉजिटिव होना चाहिए किसी भी चीज़ में। अब पॉलिटिकल क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछते हैं बट कंट्रोवर्शियल पूछ देते हैं, तो ऐसे चीज़ में आपका एक बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। आगे ओके, तो इंटरव्यू में मोर ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट है, लेस ऑफ नॉलेज का टेस्ट। अब इधर नीट की तरफ आते हैं। ये बाहर नहीं जाके घर से तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं जो पूरा बोला हूँ वो बेसिकली अभी तक जो बोला हूँ, मेरे बोलने का यही मतलब था कि आप बिल्कुल भी बाहर जो लोग अच्छे कोचिंग सेंटर में या अच्छे बड़े बड़े सिटीज में तैयारी करते हैं उससे डिस्करेज ना है। वो मैं ओनली आईएएस एग्जाम के लिए नहीं बोला था, वो सारे एग्जामिनेशन के लिए था कि आप में कैपेबिलिटी है कि आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं और आप किसी भी एग्जाम में बाहर तैयारी करने वालों से अच्छा स्कोर करके अच्छा रैंक लेके अच्छी सर्विस पा सकते हैं। और कोई एक क्वेश्चन मेरा भी है सर। सबसे पहले आप हरित नमस्कार सर। माउंट फतह करने के लिए कितना मतलब खर्च कॉस्ट आता है और कितना समय लगता है? थोड़ा महंगा है, जैसे यूपीएससी की तैयारी बहुत कठिन होती है, ये कठिन भी और महंगा भी है। तैयारियां मिनिमम 1 ईयर की होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है कि फिर जैसे किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी का 1 साल में हो जाता है, किसी का 4 साल में नहीं होता है। इसी तरीके से यहाँ भी है कि तैयारी का कोई ड्यूरेशन नहीं है, बट ऑन एन एवरेज 1 से 2 साल रेगुलर प्रिपरेशन तो चाहिए। मेन एक्सपीडिशन में 2 महीने लगता है और बहुत खर्चीला है, 30 से 40 लाख रुपये लगते हैं चढ़ाई करने के, बहुत महंगा है वहाँ, एवरीथिंग एक्सपेंसिव। और कोई क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग टू यू सर, मेरा नाम रूपम कुमारी है और मैं अभी फिलहाल BA पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि इस यूपीएससी के तैयारी के दौरान मतलब सुनते आ रहे हैं कि इसमें 15 से 18 घंटा पढ़ाई जो कर सकता है वही इसको निकाल सकता है, तो हम लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि मतलब कैसे इतना हम लोग प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। अगर हम बड़ी बेस से आते हैं तो इसके टाइमिंग को लेकर जो मैंने पिछले 1 घंटे में बोला वो सब मैं अपने यूपीएससी तैयारी के ही एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोला।
तो जितना मैंने बोला आप उसको समझ लीजिए कि वो यूपीएससी की तैयारी का ही गाइडेंस है। मैं 7-8 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं पढ़ता था। वो मैंने आपको बताया कि फोकस आप कितना ध्यान लगा के पढ़ते हैं। मैंने बताया था ना कि आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे जो भी पढ़ें ध्यान लगा के पढ़ें। तो 15 से 18 घंटे पढ़ के भी कुछ लोगों को हुआ है, बट हमें नहीं लगता है उतना जरूरी। आपको 1 साल में यूपीएससी की तैयारी करना है, उसका सिलेबस देखिए, उसको डिवाइड कीजिए कि महीने में कितना कितना करना है, फिर सप्ताह में कितना करना है, उसके अनुसार ऑन एन एवरेज देखिए कि 1 दिन में आपको कितना कवर करना है, सप्ताह में 2 दिन रिवीजन के लिए भी छोड़ें। उतना अगर आप कवर कर ले 2 घंटे में, कोई बात नहीं, 2 मिनट हाथ से ही पकड़े रहे, हम खत्म हो गया। मुझे लगता है 2-4 और क्वेश्चन होंगे। बांध दो अच्छे मन से 15 से 18 घंटे बच्चे सुनेंगे। हटा ही दिया जाए बहुत परेशानी आने वाली है। उसको हटा ही दिया जाए। बच्चे ध्यान देके सुनेंगे। इसे हटा ही दिया है। नहीं, सारे बच्चे बैठ जाए। जो लोग फोन के पास में वो खड़े रहेंगे, बाकी सारे बच्चे बैठ जाए। बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ। हाँ, 2 आदमी पकड़े रहेंगे, बाकी लोग बैठ जाए। 15 से 18 घंटे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और 15 से 18 घंटे आपका दिमाग फोकस्ड रूप से पढ़ाई कर ही नहीं सकता है, बहुत मुश्किल है। 15 से 18 घंटे पढ़ेंगे तो फिर कब खाना खाएंगे, कब सोएंगे। मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है। इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। आपका ब्रेन रिचार्ज होता है। शॉर्ट में मैं बोलूंगा कि सोते समय कुछ ब्रेन से वेव निकलता है, उससे आपका ब्रेन रिचार्ज होता है। तो मिनिमम 6 से 7 घंटे तो आप सोइए ही। और एग्जाम की रात में तो 8 घंटे सोना चाहिए। मैं स्वयं एग्जाम की रात में ज्यादा सोता था। उसके 2 दिन पहले तक पूरा पढ़ाई खत्म कर लेता था। और एग्जाम की रात में हमें याद है कि नवोदय हो या पीएस चाणक्य हो, एग्जाम की रात में लोग 4-4 बजे तक कहते थे और मार्क्स उन्हें मतलब ज्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता था। अब लकीली 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो वो अलग बात है। एग्जाम की रात में बिल्कुल आप 2 घंटे ज्यादा सोइए और मिनिमम 6 से 7 घंटे सोइए। जितना टाइम आप पढ़ाई कीजिए, फोकस पूरा ध्यान लगाते हैं, उस ध्यान के समान पढ़ाई कीजिए और कोई भी एग्जाम हो आसानी से हो जाएगा। मैं स्वयं आप देखिए IIT किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर IAS किया, फिर ये भी हो गया। तो मोस्ट मेंटल से मोस्ट फिजिकल जो टफनेस है, ये सब अपने अपने फिजिकल में क्लाइम करना बहुत टफ माना जाता है। एवरेस्ट क्लाइम, इधर IAS का एग्जाम तो सारा सेफली हुआ, आसानी से हुआ, क्योंकि सिस्टमेटिक तैयारी थी। 15 से 18 घंटे की कोई जरूरत नहीं है। 6 से 7 घंटे पढ़ो, उसे भी हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ठीक है, बोलिए। मेरा नाम आकाश है। मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट भी मैं दे चुका हूँ। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इस बार हो पाएगा, क्योंकि 1-2 नंबर से चूक जाऊँगा। ठीक है, मतलब प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए और सीसेट को मतलब अप्रोच करने के लिए सही अप्रोच क्या होना चाहिए, और जो मतलब क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स हैं हिंदी और इंग्लिश में, मतलब देखा जा रहा है कि 4-5 सालों से हिंदी मतलब इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है मतलब, और हिंदी मीडियम वाले इसमें कहाँ पिछड़ रहे हैं? मीडियम को लेकर इनका क्वेश्चन है कि हिंदी मीडियम में ज़्यादा सफलता मिलता है या इंग्लिश मीडियम में। तो अभी इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा सफल हो रहे हैं, ऐसा इनका प्रश्न है। ठीक है, बोला जाए। इनका क्वेश्चन है कि इन्होंने TT दिया है, नहीं हुआ है, 1-2 मार्क्स से रह जाता है। ये बोल रहे हैं कि लगता नहीं है कि हमारा TT भी हो पाएगा। दूसरा है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इनको लगता है इंग्लिश मीडियम वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, हिंदी वालों को कम मिलता है। जो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनको उनके स्पेशल क्वालिटी के लिए लोग याद करते हैं। उसमें से एक स्पेशल क्वालिटी था कि जब वो संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिवेशन में गए थे,
वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया। बाहर में इंडियंस को जिनको नहीं भी आता है अंग्रेजी और टूटी फूटी अंग्रेजी में, ये दिखाने के लिए कि हम अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी में देते थे। इनमें इतना हिम्मत था, नहीं लगा कि मैं इतने बड़े राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो उस समय प्रधानमंत्री भी नहीं थे। ये 80 या 70 की बात है, 70 की है। उनमें कॉन्फिडेंस लेवल देखी कि कहाँ यूरोप और अमेरिका के देशों के राष्ट्रपति थे जो इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं जानते थे। उन्हें ये भी तो लग सकता था कि लोग हमें नीची निगाह से देख सकते हैं क्योंकि हम हिंदी में बोलेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे इन्होंने बताया कि हमें लगता नहीं है कि पीटी में होगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर चुका है कि आपका नहीं होगा। कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस मेन चीज है। इंटरव्यू के बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मैंने वही बताया था कि इंटरव्यू में नॉलेज का चेक नहीं होता है, कॉन्फिडेंस लेवल का चेक होता है कि एक ऑफिसर जो आप बनने जा रहे हैं उस ऑफिसर के लाइक क्वालिटी आप में है कि नहीं। अब एक डीएम को देखें, डीएम के पास, डीएम मैं आपको बताऊं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में शुरू के वर्षों में डीएम बनते हैं। यहाँ पे लगता है बहुत बड़ा पोस्ट है, पर डीएम से भी बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, भारत सरकार में ऑफिसर होते हैं, वो और 10 साल 15 साल सर्विस करने के बाद बनते हैं। तो डीएम के जिले में इंस्पेक्शन आएगा भारत सरकार का, तो वो घबरा जाएंगे कि यहाँ तैयारी नहीं हुई है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। उनको लगेगा या फॉरेन के डेलीगेशन आएंगे, वो अंग्रेजी बके जा रहे हैं, यहाँ पे रूरल बैकग्राउंड से डीएम बने हैं, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, तो उनसे डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। बिल्कुल नहीं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी बाहर जाके कॉन्फिडेंटली हिंदी में बोल के आए, उसी तरीके से अगर फॉरेन डेलीगेशन भी आते हैं, सीनियर भी आता है, वो अंग्रेजी में भी बात कर रहा है, तो आप कॉन्फिडेंटली हिंदी में जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटरव्यू बोर्ड आपके हिंदी या इंग्लिश बोलने के मार्क्स नहीं देता है, ये फैक्ट है। मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने कई कुछ दिल्ली में समय रहता था तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाके गाइडेंस दिया है। वहाँ भी जो रिटायर्ड यूपीएससी मेंबर आते हैं उनसे इंटरेक्शन हुआ। रिटायर्ड यूपीएससी मेंबर मतलब यूपीएससी के मेंबर इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, बाकी 4 मेंबर बाहर के होते हैं, 5 मेंबर का बोर्ड होता है। तो वो उनसे भी डिस्कशन हुआ है, तो अपने मन से मैं कंक्लूजन नहीं निकल रहा हूँ। मीडियम पे बिल्कुल कोई मार्क्स नहीं मिलता है, आपके कॉन्फिडेंस पे मिलता है, वे ऑफ आंसरिंग पे मिलता है। आप हिंदी में बोले और एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोले तो आपको इंग्लिश बोलने वाले से ज्यादा मार्क्स मिलेगा। बाकी पीटी में होना नहीं होना, तो मेहनत के साथ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन रखें, बिल्कुल मन में ये लाएं ही नहीं कि नहीं होगा। जैसे भगवान की पूजा आप करें या करोड़पति करे, दुआ दोनों आदमी मांगते हैं और ये आशा करते हैं भगवान आपको भी आशीर्वाद देंगे। ऐसे ही अंदर के भगवान से बोलें कि कोई कोटा में तैयारी करे या दिल्ली में आप भी यहाँ मेहनत कर रहे हैं पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के साथ, आपको भी सफलता मिलेगी। तो हमें नहीं लगता है कि नहीं होगा, बिल्कुल अभी भी नहीं लगता है नहीं होगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा प्रश्न, मैं दीपक कुमार हूँ, वर्ग 7 से। मेरा प्रश्न सर, जब हम एजुकेशन में रहते हैं तो हम सोच नहीं पाते हम क्या करें, उस समय हमें क्या करें? एजुकेशन जैसे एग्जाम खत्म होने जा रहा है, समय निकल गया और बहुत सारे आंसर लिखे हैं। कोई भी सर हम कार्य करें उसमें हमें एजुकेशन होता है, ये काम करें या नहीं करें, क्या हमारे लिए सही होता है, क्या करें? प्लानिंग और सिस्टमेटिक तैयारी। जैसे ऑप्शनल चूज करने के बारे में मैंने बोला, उसी तरीके से मैंने तैयारी करने के बारे में भी बोला। क्या बोला, जब इन्होंने पूछा कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैंने क्या जवाब दिया, आप पूरे सिलेबस को साल भर में बांटिए, मंथ वाइज, फिर सप्ताह भर, फिर आइडिया आ जाएगा कि पर डे कितना पढ़ना है और उसको आप फॉलो कीजिए। तो एग्जाम होने से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर मैंने बोला था रिविजन छोड़ना नहीं है, जो इन्वेस्ट करें, तो रिविजन हुआ रहेगा तो एजुकेशन नहीं होगा। एजुकेशन दिमाग में इसलिए होता है तैयारियाँ पूरी नहीं हो पाती हैं
और एक ही बार एग्जाम के 2 दिन पहले लगेगा कि ये चैप्टर पढ़ें कि वो पढ़ें कि वो पढ़ें। सिस्टमेटिक पढ़ने से एजुकेशन आएगा, दिमाग और फ्रेश रहेगा। अगर कुछ और क्वेश्चन नहीं हो तो आज हम समाप्त करेंगे। है और क्वेश्चन है? टीचर का अनुभव और बच्चे की लालसा, जो गाइडेंस मैंने ऑप्शनल चूज करने में दिया था, सेम +2 के सब्जेक्ट चूज करने में भी रहेगा। मैंने बताया था कि थोड़ा सा पढ़ें, सब्जेक्ट के बारे में जानें, जो मन लगे वही लेना चाहिए। बट +2 और उसमें ये अंतर है कि +2 में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लें जो कि आगे काम दे तो अच्छा है। अब अगर हिस्ट्री लेते हैं तो अच्छा है, अगर आप टारगेट यूपीएससी है हिस्ट्री लीजिए। जो आप टारगेट करते हैं लाइफ में जो बनना है उससे भी थोड़ा सा मैच कीजिए सब्जेक्ट को। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो साइकोलॉजी नहीं ले सकते हैं, बायोलॉजी लेना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है तो मैथ लेना पड़ेगा। बट इंजीनियर बनना चाहते हैं और मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैथ में परफॉर्मेंस नहीं, ये कंट्रोवर्शियल हो गया। तो अपने ड्रीम के अनुसार सब्जेक्ट का मैच कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि अपने इंटरेस्ट के अनुसार मैच कीजिए। अब दोनों में कंट्रोवर्सी कहाँ आएगी? अगर सच्चा ड्रीम है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के साथ, फेथ के साथ, तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक उधर मोल्ड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप दिल से इंजीनियर बनना चाहते हैं और मैथ पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ये इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर आप दिल से इंजीनियर बनना चाहते हैं, दिन रात ये सोच रहे हैं कि मैं भविष्य में इंजीनियर बनूंगा और अच्छा मतलब इंजीनियरिंग का काम कर रहा हूँ, तो जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो आपका मैथ में इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। अगर साल भर से आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है, ऑटोमेटिक मैथ में इंटरेस्ट। ये जो हमारा बॉडी का विज्ञान है, बायोलॉजी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इस पे काफी सारी मैंने भी पढ़ाई की है, दूसरे से बातें भी की हैं। ये सिस्टम बहुत ही इंटरडिपेंडेंट है। आपका पूरा सिस्टम, अगर आप अंदर दिल से, तहे दिल से कुछ चाहते हैं और दिमाग के स्क्रीन पे उसको बार बार पॉजिटिव रोटेट करते हैं, तो बाकी सारा सिस्टम उसके अनुसार मोल्ड हो जाएगा। लेकिन सुपरफिशियल कर रहे हैं किसी को दिखाने के लिए तो नहीं होगा। तो +2 में सब्जेक्ट का चॉइस ड्रीम के अनुसार, थोड़ा प्रैक्टिकल ये उसका देख लीजिए कि इंटरेस्ट आता है कि नहीं, उसके अनुसार आप डिसाइड कीजिए। मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि साइंस लो या आर्ट लो, दोनों में ही ह्यूज स्कोप है, अनलिमिटेड स्कोप है। अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा तो किसी भी स्ट्रीम को चूज करके आप ऊपर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन है? कुछ भी हो पूछ लो आप, जितना मन में है पूछो, कोई बेहिचक। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का जो सिलेक्शन रेशियो वो बहुत मतलब वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण होता है। हिंदी वाले पहले ही मन में बैठा लेते हैं कि हिंदी बोलेंगे, थोड़ा आवाज भी गड़बड़ी सी रहती है, सेकी सी, तो पहले ही उनके मन में बैठा हुआ रहता है मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे कम मार्क्स मिलेंगे। पहले वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण होता है, परफॉर्मेंस के कारण। मेंस में आंसर राइटिंग के दौरान जब हम मेंस लिखने जाते हैं तब ऐसा होता है कि मेंस वाले इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं और हिंदी मीडियम वाले नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों का कॉपी इंग्लिश मीडियम के टीचर चेक करते हैं और हिंदी मीडियम वालों का हिंदी मीडियम के टीचर। तो हिंदी मीडियम के टीचर क्यों डिस्करेज करेंगे अपने मीडियम वालों को? बिल्कुल नहीं। क्वालिटी ऑफ आंसर और जो इसमें भी आप आंसर लिखते हैं, बैठिए। यूपीएससी केवल नॉलेज का एग्जाम नहीं है, यूपीएससी का पीसीएस एग्जाम भी वो आपका पूरा कॉपी पहले ऐसा नहीं सब लोग तो रखते हैं, बट एक नॉर्मली आप अगर 25 पन्ने का आंसर स्क्रिप्ट है तो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो लास्ट में हाथ खड़खड़ाने लगता है। शुरू में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है और 5 नंबर के क्वेश्चन में 1 पन्ना लिखे हैं, लास्ट में 20 नंबर के क्वेश्चन में आधा पन्ना लिखे हैं। तो ये आपका जो आंसर शीट है वो आपके पूरे पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, टाइम मैनेजमेंट।
लास्ट में अगर हाथ खड़खड़ा रहा है तो आपका दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, कूल माइंड नहीं। शुरू में मतलब बहुत अच्छे से गोल मटोल चित्र बना के लिख रहे हैं, लास्ट में किसी तरह जो है ऐसा ड्रॉ कर दिया। तो ये सब आपका ओवरऑल पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, उसके अनुसार मार्क्स घटते और बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मीडियम नहीं है, क्वालिटी ऑफ आंसर, आपका ओवरऑल मैनेजमेंट, इस सब पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि यूपीएससी में जांच किए जाते हैं, स्टूडेंट को पता भी नहीं जाता है, बाद में धीरे धीरे आपको पता लगता है। ये सारा चीज तब सही होगा जब आपकी तैयारियां अच्छी रहेंगी। पहले ही मैंने बताया था कि एक चैप्टर पढ़िए तो क्वेश्चन बैंक से भी कंपेयर कीजिए अपने नॉलेज, तो शुरू में बताया था। जो मैंने बोला अगर वो करेंगे तो एकदम परफेक्ट तैयारी होगी। और अपने आप अगर पहले से आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आपको आइडिया रहेगा कि 5 नंबर के क्वेश्चन में आधा पन्ना दे के बंद करना है, तभी हम कवर कर पाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सबको ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं एकदम सिलेक्शन होगा। हिंदी मीडियम से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। एनी फर्दर क्वेश्चन? सर करंट अफेयर्स बहुत बॉदर करता है, तो उसको हैंडल कैसे करें? सिलेबस, करंट अफेयर्स का सिलेबस देखें और पास्ट के क्वेश्चन बैंक देखें। सिलेबस से आपको ये पता लगेगा कि ओवरऑल किस किस एरिया में पढ़ना है, और क्वेश्चन बैंक से ये पता लगेगा कि वो पढ़ने के बाद क्या नोट करना है ना? एनी फर्दर क्वेश्चन? और क्वेश्चन है? बोलो। पूजा की तरह पढ़ाई है, ध्यान लगा के। फोकस मतलब ध्यान लेके पढ़ना ही फोकस है। एनी फर्दर क्वेश्चन? हेसिटेशन नहीं होना चाहिए, अगर नया क्वेश्चन है बिल्कुल पूछिए। और क्वेश्चन है? हो गया तो फिर हम लोग आप लोगों को बेस्ट विषय देंगे। भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूँगा कि आप सच्चे दिल से मेहनत करें और क्वालिटी विजुलाइजेशन के साथ अच्छे जॉब में जाएं, स्पोर्ट्स में जाएं। धन्यवाद। हाँ, आप लोग थोड़ी देर बैठेंगे क्योंकि गरीब के स्कूल में आए हैं, जरा सा अल्पाहार की व्यवस्था है। मेरा साग्रह निवेदन आपसे है कि उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। आप लोग बैठ जाए अपने जगह। दिलीप जी, आप उनका 2 मिनट वेट बताइए।